योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम। 3 तरह की चीज़ होती है, या तो कोई योजना होती है या फिर कोई नीति होती है, जैसे कि आर्थिक नीति, किसान नीति, ये सब नीतियाँ होती हैं। और उद्योग में आयात नीति, निर्यात नीति, तमाम चीज़ें होती हैं। और फिर कुछ कार्यक्रम होता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे सेगमेंट थे। यहाँ पर कृषि था, है ना, तो कृषि हमने कल कर लिया था। अगला सेगमेंट है रोजगार। रोजगार संबंधी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो आइए, कॉपी आप लोग के पास है, सबके पास ना? रोजगार संबंधी योजनाओं का प्रमुख पॉइंट लिखिए। रोजगार में एक योजना है आत्मनिर्भर भारत योजना, अभी लेटेस्ट में आत्मनिर्भर भारत। लेकिन इसमें गलती करने की काफ़ी संभावना है। आत्मनिर्भर भारत योजना देखने में इतना इजी लग रहा है, यदि सवाल आ जाए, यदि हमको सवाल सेट करना हो तो 10 में 9 लोगों का गलती होगा, 10 में 9 का। तो आप लोग अलर्ट हो जाइए। बीपीएससी में तो हमसे भी तेज लोग बैठते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि आत्मनिर्भर योजना, यदि मान लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपको यही गेस करना है, तो यह क्या योजना हो सकती है? कैन यू गेस इट? रोजगार दे, हैं? आप बताइए, बताओ, तुम बोलो, बोलिए। चलिए कोई नहीं, आप बोलेंगे कुछ? क्या है कि आप लोग जो बता रहे हैं ना, यह इस शब्द से भ्रम जो पैदा हो रहा है आत्मनिर्भरता से, उसी शब्द के चलते आप लोग यह बात बता रहे हैं। और यदि ऐसा ऑप्शन दे दे तो कहीं ना कहीं सब लोग कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, वही हो जाएगा। ये दूसरी पंक्ति है, इसके पहली पंक्ति है मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, तो यह हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, लिखिए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नवंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया। ये सवाल आ जाएगा ना 2 महीने बाद, तो आप गलती करके ही आ जाएंगे, लेकिन अब नहीं कीजिएगा। यह योजना सीधा 4 शब्द में लिखिए। यह योजना एम्प्लॉयर को, यानी नियोक्ता को, इसमें वर्ड है एम्प्लॉयर, खोजना क्या है? एम्प्लॉयर, यानी नियोक्ता, वन हु एम्प्लॉयज, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए। बात समझ आ गई? एम्प्लॉयर यदि ऑप्शन दे कि यह आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, यह स्किल डेवलपमेंट करने के लिए है, यह जो है नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए है, यह जो है युवकों को प्रोत्साहित करने के लिए, तो आप इसी को हटा दीजिएगा, नियोक्ता को प्रोत्साहित करने वाला, और बाकी सबको ले लीजिएगा। नहीं ले लीजिएगा कि आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए ये है, उस युवकों को बढ़ाने के लिए है। लेकिन इसमें मेन है कि कोविड-19, अब इसका कंसेप्ट समझिए, क्यों नियोक्ता को प्रोत्साहित कर रहा है। कहीं ना कहीं वो अंततः आप ही के बात आएगी, लेकिन कैसे? कोविड-19 महामारी के दौरान कुछ कंपनियों ने क्या किया कि अपने यहाँ छटनी कर दी। बहुत दिन तक वो नहीं रख सकते थे, ESI स्कीम के अंदर थे, फिर भी उन्होंने छटनी कर दी। EPF स्कीम के तहत थे, फिर भी छटनी कर दी, क्योंकि दे कैन नॉट बियर द बर्डन एनी मोर, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया कि उन नियोक्ताओं को जिन्होंने पहले कुछ लोगों को रोजगार दिया हुआ था, कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चलाई, ताकि वो फिर से उन लोगों को अपने यहाँ ले सके जिनकी नौकरी इस दौरान गई है। यही आत्मनिर्भर भारत योजना है, समझाया? हाँ, कंपनीज को प्रोत्साहित किया गया, उसको सपोर्ट किया गया, उसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला गया आत्मनिर्भर भारत में, ताकि मान लीजिए, छोटा सा मान लीजिए, हमारा ही एक कोचिंग संस्थान है, इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10 लोग जुड़े हुए हैं। तो इन 10 लोगों को मान लीजिए कोरोना काल में उन्होंने कहा कि अब तो काम नहीं, हम लोग 2 ही आदमी रह जाते हैं, बाकी सबको हमने हटा दिया। तो अब सरकार ने हमको मेरा करेंट अकाउंट में पैसा डाल दिया, कहा भाई कि आप और बेहतर काम कीजिए और 2-4 आदमी एक्स्ट्रा ही एम्प्लॉय कर लीजिए, जो दूसरे कारणों से भी अनएम्प्लॉयड हुए हैं उनको भी ले लीजिए। तो क्रक्स इसका यही है। आगे यही इतना लिख के आगे बढ़िए, क्योंकि कुछ भी और लिखिएगा कन्फ्यूजन आ जाएगा। बात समझ आ गई? नहीं, वो इसके तरह नहीं, वो विनिवेश की नीति है, वो विनिवेश की नीति है, वह निजीकरण के लिए बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा, प्राइवेटाइजेशन की नीति, LPG स्कीम है वो,
ठीक है ना। हाँ, यहाँ केवल रखिएगा कि हम मतलब वैसे नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की रणनीति है जो कि अपने प्रीवियस जिनको छटनी की है उनको ले सके और साथ में कुछ और लोगों को भी ले सके। उसमें कौशल विकास वगैरह बाद में फिर आ जाएगा, लेकिन मूल यदि पूछे तो यही। इस योजना के माध्यम से लगभग 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। 58.5 लाख कर्मचारियों को। यदि ऐसे होता आत्मनिर्भर भारत। 58, हाँ लोन दिया है, लेकिन उसका गारंटी खुद लिया है, सरकार लिया। इसीलिए ना यदि नॉर्मल योजना होती तो करोड़ों में होते, यूथ तो करोड़ों में अनएम्प्लॉयड, लेकिन यह उनके लिए है जो ऑलरेडी कहीं पर एम्प्लॉयमेंट में थे और दे हैव बीन डिनाइड द ड्यूटी। लिखिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये अच्छा इन्फॉर्मेशन था कि नहीं था? ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण में इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यह बिहार राज्य के खगड़िया ज़िले से के तेलिहर गांव से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? तेलिहर। गांव का नाम तेलिहर, ज़िले का नाम खगड़िया, राज्य का नाम बिहार। 2020 के 20 जून को तेलिहर गांव, बीस 2020 यानी 3 बार 20 लिखना पड़ेगा। 20 जून 2020। यह भी कोविड का ही बाई प्रोडक्ट है। जैसे कोविड में जो मजदूर सब गांव पर आ गए, गांव में बहुत सारे प्रवासी मजदूर आए ना जो बाहर काम करते थे, लुधियाना में, सूरत में, हैं, तो उनको अपने ही क्षेत्र में यानी जिस जगह पर वो आए हैं वहीं पर उनको कुछ रोजगार सृजन किया जा सके, ऐसी परिस्थिति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। यानी प्रवासी मजदूरों को क्षेत्रीय स्तर पर नियुक्त करने के लिए या रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। एक लाइन में यही है, ठीक है। इसमें केवल ऐसा नहीं कि बिहार के ही मजदूर थे, उत्तर प्रदेश के भी थे। प्रवासी मजदूरों को क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की यह योजना है। इसमें बिहार के 32 जिले शामिल हैं, 32 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इसमें शामिल हैं, और बिहार के अलावा 5 राज्य शामिल हैं इस योजना में कवर होते हैं। इसका मानक ये बनाया, क्यों बाकी जिलों को शामिल नहीं किया? सवाल हो सकता है ना कि भाई 32 ही क्यों? तो जिन जिलों से कम, सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए, जिन जिलों से कम 25,000 लोग मजदूरी के लिए बाहर गए थे, कम से कम 25,000, उन्हीं को इसमें पैरामीटर में शामिल किया। यानी 25,000 लोग यदि एक ज़िला से बाहर गया है तो उसको हम लोग मान रहे हैं कि वहाँ से बेरोजगारी ज़्यादा लौट के वापस आई, तो वहाँ लोकल रोजगार नहीं देंगे तो क्या होगा? करप्शन बढ़ जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, इसलिए उसको कर्टेल किया गया। बिहार के अलावा जो 5 राज्य हैं वो आप सब गेस कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, 2 तो ऐसे ही होगा, और बताइए, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसमें है। बिहार के अलावा 5 ही बोले ना हम, तो 5 तो हो ही गया। छत्तीसगढ़ भी है लेकिन वही 25,000 वाला आंकड़ा में नहीं आएगा, ये समझे। इसमें मात्र झारखंड का 3 ही जिला है जो 25,000 से ऊपर लोग आए, उसमें मात्र 3 जिला। झारखंड का 3 जिला है, बिहार का 32 जिला है। ये समझ सकते हैं कि गरीब रथ में हमने किनको भर भर के बाहर भेजा है और जनसाधारण में कौन लोग बाहर गए हैं, है कि नहीं? जनसेवा और जनसाधारण भी दोनों। गरीब कल्याण योजना में आपको यही इन्फॉर्मेशन है कि बिहार से 32, उत्तर प्रदेश से 31, यानी उत्तर प्रदेश का 31 जिला से गया और यहाँ से 32 जिला से गया। छोटा छोटा आंकड़ा भी याद करना चाहिए। देखिए, पिछले साल भर में झारखंड में 3 बार इंटरनेट सेवा बंद हुआ। कितनी बार? एक साल में 3 बार। और राजस्थान में 73 बार, 78 बार, 78 टाइम्स। राजवर्धन सिंह राठौर का कल प्रेस ब्रीफिंग देख रहे थे, उसमें यह आंकड़ा मुझको मिला। तो आप लोग न्यूज़ देखिएगा तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। और न्यूज़ देखिए डीडी पर, डीडी न्यूज़ पर, और कहीं मत देखिए, क्योंकि बाकी जगह तो आर्यन छूट गए, अबराम हाथ हिला रहे हैं। तो आर्यन भी जब अबराम के एज के थे वो भी हाथ हिलाते थे, ठीक है। तो ये हमारे किस मतलब का है? क्योंकि आगे जाके इनकी पीढ़ियों के नाम तैमूर लंग होंगे, वही सब होगा ना। तो कोई पोरस तो नाम रखने वाला नहीं है, हैं? जहांगीर तो फिर भी ठीक है, मतलब प्रेम उरेम की बात किया, मरने मारने की बात नहीं किया कुछ, हैं? ठीक है। मनरेगा बताना पड़ेगा कि पता है? मनरेगा नहीं बताना क्या है, मनरेगा ऐसे ही चलिए।
2 अक्टूबर को लागू हुआ था 2009 में, मतलब वैसे तो पहले से था, लेकिन उसके नरेगा फिर मनरेगा हुआ है। मेन इसको यही है कि इसमें एक निश्चित समय तक रोज़गार की गारंटी दी जाती है। अभी इसमें क्या हुआ कि कुछ राज्यों में इसके समय का परिवर्तन भी कर दिया गया। इससे पहले था कि न्यूनतम 100 दिन का कानूनी रूप से अधिकार था, यदि नहीं मिलेगा तो आप कानूनी तौर पे क्लेम कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं यह छिपी हुई बेरोजगारी को ही बढ़ावा दिया। इधर का गड्ढा खोद के मिट्टी इधर डाल दीजिए, इधर का मिट्टी को फिर उधर डाल दीजिए। कोसी परियोजना की तरह ना कोसी का कहर रुकेगा, ना मिट्टी डालने का लहर रुकेगा। उसी तरह का परियोजना है मनरेगा। लेकिन जब लिखना होगा तो आपको बहुत अच्छे से लिखना होगा कि यह ऐसी परियोजना है जो जितने तबके को, गरीबों को कम से कम 100 दिन का रोज़गार देती है। इससे उनकी बेरोजगारी कुछ समय के लिए दूर होती है, जिससे मेंटल पीस आता है, फिर वो आगे भी उनको कार्य करने की बेहतर है। ये बातों को आपको ऐसे लिखना है। इसी योजना के बारे में नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था, एक बार संसद का लाइव हम देख रहे थे, कि यह कांग्रेस का स्मारक है, यह कांग्रेस सरकार का स्मारक है, और मैं जब तक रहूँगा इसको खूब सजा उजा के रखूँगा। समझ आ रहा है? यानी कि मैं इसे समाप्त नहीं करूँगा, क्योंकि ये कांग्रेस का स्मारक है। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेज सब पहले बयान नहीं देते थे कि भारत में रहते हुए हमारी सबसे अधिक अभिलाषा यही है कि मैं कांग्रेस के मरने में सहायक हूँ, हैं? तो इस तरह की बातें किसी प्रीमियर पोस्ट पे बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देती। चलिए अगला है मनरेगा। लिख लीजिए, मनरेगा के बारे में कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है वो। हाँ, ये LSW चूँकि आप लोग का सब्जेक्ट है तो ऐसे ही आप लोग इससे रूबरू हो जाएंगे। 186 था पहले मिनिमम ना, और उत्तराखंड में इसके समय को भी बढ़ाया गया है, 150 दिन किया गया। पहले जो 100 दिन था ना तो उसको 150 दिन किया गया। क्या दिक्कत, मतलब मिनिमम गारंटी है। अब वहाँ पर नेगोशिएशन कहीं कहीं अधिक है तो वहाँ ज़्यादा भी होता है, ऐसा नहीं। मिनिमम वेजेज अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। जैसे आप स्किल्ड हैं कि नॉन स्किल्ड हैं, हाईली स्किल्ड हैं, या फिर महिला हैं कि पुरुष हैं, इस पर भी आता है। ऐसा नहीं है कि महिला पुरुष का अभी तक वो कहने को ख़त्म हो गया। लेकिन मान लीजिए स्किल और नॉन स्किल्ड है ना, उसी में ये सब छुप जाता है। वो आप एक आंकड़ा नहीं दे सकती हैं कि यह मिनिमम वेजेज है, ठीक है ना। एक आंकड़ा नहीं है, वो कई आंकड़े हैं। जैसे महिलाओं, स्किल्ड महिला के लिए कितना है, समथिंग तो बहुत वेग टर्म हो गया ना, 399। हाँ, चलिए लिखिए अगला, दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसी को कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। जो पहले एक योजना थी, याद होगा आप लोगों को, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, यह उसी का परिवर्तित नाम है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में यह, और जवाहर वाला था एक जो शहरी क्षेत्र में था, है ना, जवाहर रोजगार JRY। तो उसको JRY को क्या कर दिया, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना। तो इसका टारगेट, हाँ, यह ग्रामीण क्षेत्र में होता है, यही ध्यान रखना कि अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, यह ग्रामीण परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार प्रदान करता है। लाभकारी स्वरोजगार यानी कि स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना इस योजना का एक दायित्व है। लिखिए आगे, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन वही JRY है। शहर में यदि वही चीज़ देना है रोजगार, तो इस योजना को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन या दीनदयाल अंत्योदय योजना इसको भी कहेंगे। अंग्रेजी में लिखेगा ना जब आपको, तो वहाँ पे क्या करेगा, जो लोग को पेपर इंग्लिश में आएगा वहाँ लिख देगा दीन डे। अब ये समझ में नहीं आएगा लिखा क्या है, ऐसे लिखा रहेगा वहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना, और तब लिखाएगा शहरी आजीविका SGL। हाँ, और यहाँ शहरी की जगह, यहाँ ग्रामीण की जगह क्या हो जाएगा, अर्बन हो जाएगा, और यहाँ N की जगह N हो जाएगा, राष्ट्रीय की जगह। तो DDNULM क्या हो जाएगा, और ग्रामीण रहेगा तो रूरल हो जाएगा, RULM हो जाएगा, नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। गांव में रहेगा तो क्या हो जाएगा, NRLM। शहर में रहेगा तो ये, और गांव में रहेगा तो ये। दोनों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अब इसमें रेहड़ी वालों को, फेरी वाले को, जो शहर में जो लगाते हैं ना, रेहड़ी ठेला पटरी, इनका भी कौशल विकास का स्कीम है 5%। मतलब 5% जो इसका फंड आएगा वो इनके ऊपर खर्च होगा। आपने कभी देखा है कि रेहड़ी पटरी वाले पे कोई स्किल के लिए काम कर रहा है? कागज़ में सब होता है और हर बार बजट पास हो जाता है। किसको मिल रहा है, किसका रोजगार विकास हो रहा है, आप भी बेहतर जानते हैं। तो और योजना है स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप इंडिया,
और स्टैंड अप इंडिया। अगला लिखिए स्टार्टअप, 2016 में शुरू किया गया। इसको कौन लागू किया है, तो इसको लिखिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लानिंग के द्वारा। इस योजना का 2 लक्ष्य होता है, इस योजना का 2 लक्ष्य, प्रिजर्वेशन प्लानिंग एंड DIPP, ठीक है। लिखिए इसके 2 लक्ष्य हैं। एक है केवल डिजिटल क्षेत्र में न रह के आगे बढ़ के, जैसे कि कृषि, लिखिए कृषि, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सोशल सेक्टर यानी सामाजिक क्षेत्र, हेल्थ सेक्टर यानी स्वास्थ्य क्षेत्र, और शिक्षा में भी। जैसे पहले जितने भी स्टार्टअप हुए, तो स्टार्टअप का कंसेप्ट ही आया ना, जो IIT इंडस्ट्री वाला है वो देखिए कि इंजीनियरिंग कर लेगा। आप लोग मार्क कीजिएगा, एक तो उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा हुआ इंजीनियरिंग करने में, तो इंजीनियरिंग कर लिया। उसके बाद उसको MBA करेगा कि भाई इंजीनियरिंग से भी वो बेरोजगार रह गया, उससे भी उसको नौकरी नहीं मिला या उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो फिर वो MBA करेगा। IT से इंजीनियरिंग किया और फिर उसी से मिलता जुलता कुछ लेके MBA कर लिया। अब जाके वो आएगा तो बाबूजी सोचेंगे, गांव देहात का हम लोग का जो ज़मीन जायदाद बेच के पढ़ाया हुआ है, वो सोचेगा कि अब बेटा मेरा नौकरी करेगा। बोले नो, आई विल स्टार्ट माई स्टार्टअप, बड़ा मुंह बना के, आई वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो ये जब बोलेगा ना, तो उसका बाप माथा पकड़ लेगा कि अब जो था वो तो बेच के पढ़ाई दिए, जो बाकी जो है ये बुढ़ा देगा। भारत में 10 में 9 स्टार्टअप फेल ही कर जाता है। और उसके इंक्यूबेशन के लिए, जैसे इंक्यूबेशन क्या कहते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है प्रीमेच्योर, तो उसको इंक्यूबेटर में डालते हैं ताकि वो उसमें कुछ दिन तक उसको सांस प्राण नकली तौर पे दिया जाए तो वो जिंदा हो जाए। तो स्टार्टअप को शुरू में इंक्यूबेट किया जाता है। क्या किया जाता है? इंक्यूबेट, यानी कि उसमें सांस प्राण नकली तौर पर डाला जाता है, लगता है कि खूब बढ़ रहा है। और जब वो इंक्यूबेटर हट जाएगा तो वेंटिलेटर हटने जैसा हो जाएगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप स्टार्टअप के लिए, तो ये सारा शुरू में क्या ध्यान दिया गया है, लोग सोचा ना स्टार्टअप मतलब IT इंडस्ट्री, यानी IT इंडस्ट्री का ही कोई आदमी आएगा स्टार्टअप लगाएगा। और स्टार्टअप क्या है, जैसे ओला इज ए स्टार्टअप, ओला इज ए स्टार्टअप, और आज तक घाटे में है, पता है। इतना करने के बाद भी ओला घाटे में। उबर इज ए स्टार्टअप, उबर इज ए अमेरिकन स्टार्टअप, ये अमेरिका की कंपनी है। उबर इज द लार्जेस्ट टैक्सी ऑपरेटर इन द वर्ल्ड विच हैज़ नो टैक्सी ऑफ इट्स ओन। यह दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी परिचालन करने वाली कंपनी है जिसका अपना कोई टैक्सी नहीं है। इसका मालिक के पास कार होगा लेकिन वो टैक्सी भी नहीं चलाता होगा, ठीक है। कोई कंपनी फैक्ट्री ऑफिस देखें इसका उबर का, छोटा मोटा कहीं पर होगा कॉल सेंटर टाइप का, तो हो सकता है। कहने का मतलब है कि यही है जोमेटो, ये सब जो है ना, ये सब जो IT बेस्ड, ऐप बेस्ड जो चीज़ें हैं, यही स्टार्टअप्स हैं। और लोग सोचते हैं कि बड़का तीर मार लिया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। आजकल आ गया है कि भाई हमारा कुछ भी नहीं है तो सब हमारा है, नहीं। तो ये स्टार्टअप का क्या इस पर उद्देश्य था स्टार्टअप इंडिया का, कि IT इंडस्ट्री से आगे बढ़कर इन जो इंडस्ट्रीज़ का नाम हमने लिखवाया, इन इंडस्ट्रीज में भी स्टार्टअप हो, और शायद तब कुछ अच्छा होगा। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट बायोलॉजी में चलेगा और समाज में नहीं चलेगा, नहीं चलता है। कमज़ोर का कोई सहारा है इस धरती पर, खाली बोलने के अलावा बोल वचन दे दिया, बहुत बढ़िया है भाई। एक हम देखे हैं बैठ के पब्लिक आके अपना दुखड़ा सुना रहा है, और सुन के कहा कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं, अच्छा ठीक है भगवान हैं, चलते हैं। कितने आदमी के पास इस साहस लोग कहते कोई बात नहीं भाई, क्या दिक्कत एग्जैक्टली क्या दिक्कत है बताओ ना, हम हैं। तो हम वहाँ पे नहीं हैं, वहाँ भगवान हैं, भगवान आप ही के रूप में न हैं, कुछ तो कीजिए। कितना ये को सुई लेकर तो धरती से जा नहीं पाइएगा, और इतना ही है। कहने का मतलब है कि आप मजबूत के लिए ही सब रास्ता है। इसमें थोड़ा सा अच्छा बात यह आया कि जो डिजिटल मोनोपोली थी, IT का जो मोनोपोली था, उसको स्टार्टअप इंडिया में अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है। इसको आगे बढ़ के सामाजिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में और इस सब में भी डाला जा रहा है। अगला दूसरा जो इसका था कि Tier 1 से Tier 2, Tier 3 शहरों का वर्गीकरण किया गया था कि Tier 1 का है कि Tier 2 का है कि Tier 3 का है। उसको क्या किया गया कि उप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें लिया गया, यानी कि इसके दायरा को बढ़ाया गया। मोटा बात समझिए
कि स्टार्टअप इंडिया का दायरा बढ़ाया गया है रिसेंट में, और उसका कार्य का क्षेत्र भी व्यापक किया गया है, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र भी और ऑपरेटिंग एरिया भी। शहरों का 3 वर्गीकरण है, मतलब सिटीज़ का। जैसे पटना टियर 1 में है, छोटे शहर होंगे तो टियर 2 में, और छोटे हो गए तो टियर 3 में। सबके लिए अलग अलग नियम था। स्टार्टअप इंडिया तो आप लोग बहुत पहले पढ़े ही होंगे थोड़ा बहुत। बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन कब है? 5 अप्रैल को पड़ता है, ठीक है। तो 5 अप्रैल 16 को बाबू जगजीवन राम के जन्मदिन के दिन स्टैंड अप इंडिया लाया गया। स्टार्टअप इंडिया तो था ही एक, ला दिया गया स्टैंड अप इंडिया। इसमें विशेष तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति और महिला, सारे प्रावधान वैसे ही हैं, लेकिन यह विशेष फोकस इसका किस पर है? अनुसूचित जाति जनजाति और महिला, ठीक है। 1916 15 में घोषणा हुआ था। इसमें करोड़ों रुपए का लोन मिलता है, करोड़ों का। आपके पास 1 रुपया नहीं है। आपको व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, एक अच्छा प्रपोजल होना चाहिए, वह एकदम ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए, और प्रोजेक्ट उसी में से बना सकते हैं। एरिया डिफाइंड है। कैसे बोला कि अब शिक्षा भी जोड़ दिया गया, पहले शिक्षा नहीं था, अब रोजगार स्वास्थ्य भी जोड़ दिया गया, लेकिन उसमें आपके पास कुछ यूनिक आइडिया होना चाहिए। उसका एक डीपीआर बनेगा, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर। उस डीपीआर को आप डालेंगे फलना जो मंत्रालय जो इसको कर रहा है डीआईपीपी के पास, ठीक है, और वो जाएगा मंत्रालय के उस विभाग के पास। विभाग का क्या नाम बताया मैंने? डीआईपीपी, संवर्धन विभाग, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद यदि अप्रूवल होगा तो यहीं बिहार में ये जो ज्ञान निकेतन में पूरा मंत्री, उद्योग मंत्री वगैरह सब लोग वहाँ पे उसका ये करते हैं, रहते हैं, और वहाँ अनाउंस किया जाता है कि आपका प्रोजेक्ट सीड मनी के लिए सेलेक्ट हो गया है। किसके लिए? सीड मनी के लिए। तो यदि 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसका सीड मनी भी 1-8 करोड़ का होता है। तो यानी बीज धन दिया जाएगा शुरू में, और उसके बाद आप उसको और कंसेप्ट को आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे उसको हर एक स्टेज पे आपको पैसा जनरेट होता रहेगा। हाँ, सरकार शुरू में इसमें 500 करोड़ का फंड लिया गया, फिर 10,000 करोड़ तक का फंड है इसमें, और ये हर साल बढ़ जाता है, अनयूटिलाइज भी जाता है, ठीक है। एक परियोजना है खादी गांव परियोजना लिखवाए थे। इसका पर्पस है ग्रामीण इलाकों में खादी गांव लिख लिए, खादी गांव अगला है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ाने के लिए और शहरी पलायन को रोकने के लिए 2017 में इसका घोषणा किया गया। इसका मंत्रालय है एमएसएमई, लघु एवं मध्यम एवं लघु, एमएसएमई, और इसके लिए एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, यानी इस मंत्रालय के तहत एक आयोग बना, उस आयोग का नाम है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। इसमें क्या है कि गांव में आदमी जो इच्छुक हैं खादी ग्रामोद्योग में काम करने के लिए, तो उनका उस आयोग के माध्यम से चयन किया जाएगा, और जो चयनित लोग होंगे उनको प्रशिक्षित करके, ट्रेनिंग करके उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, ताकि ग्रामीण स्तर पर खादी को बढ़ावा मिले और उसका मार्केटिंग आगे हो सके, रोजगार सृजन हो, शहरों की तरफ पलायन रुके और गाँवों में रोजगार हो खादी के माध्यम से। चलिए, इतना काफ़ी है, रोजगार में इतना ही काफ़ी है।